मौद्रिक मतलब मुद्रा, मुद्रा मतलब पैसा, पैसा का विकास। पैसे का विकास कैसे हुआ? मुखिया जी रोड बनवाए या 2 साल के बाद में टूट गया, मतलब लंबी समय तक रोड टिक सके। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि बहुत अच्छे से होंगे और अपने पढ़ाई को काफी ज्यादा अच्छे तरीका से, बेहतरीन तरीका से आप लोग कर रहे होंगे। आज का जो क्लास है बाबू, क्लास 10th बिहार बोर्ड का हम लोग अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स का क्लास नंबर 2 करने वाले हैं। पहला क्लास आप लोगों को हम करा दिए हैं, एक क्लास नंबर दूसरा है। इस दूसरा क्लास में हम लोग इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ेंगे और अच्छे तरीका से इस चैप्टर के बारे में हम लोग एनालिटिक्स करेंगे, बेहतरीन तरीका से पढ़ेंगे। तो आप लोग इस क्लास को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए और देखने के बाद में आप लोग अपने विचार को कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर कहीं पे दिक्कत रह जाता है उसको भी आप लोग बताइए। और सभी प्यारे बच्चे से हम कहना चाहते हैं कि चाहे कुछ हो या ना हो, लेकिन आप लोग नोट्स बनाते रहिएगा। चैप्टर का जो पढ़ाया जा रहा है उसका सबका नोट्स आप लोग बनाते रहेंगे। यहाँ पे देश राज एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आप सभी प्यारे बच्चों को मैथ का बेहतरीन तरीका से तैयारी कराई जा रही है, साइंस का भी कराई जा रही है, सोशल साइंस की भी कराई जा रही है। यानी कि देश राज एकेडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे बिहार बोर्ड के बच्चों को हर एक सब्जेक्ट का स्पेशल टीचर यहाँ पे मिल रहे हैं और वो भी एकदम फ्री में। टोटल क्लास शुरू से लेकर लास्ट तक आप लोग को यूट्यूब पर ही देखने को मिलेगा। तो आप लोग इस चैनल से जुड़िए और देश राज एकेडमी परिवार के एक सदस्य बनकर अपने परीक्षा की तैयारी कीजिए और अच्छा से अच्छा अंक आप प्राप्त कीजिए, है कि नहीं? तो चलिए बाबू, हम लोग अपने क्लास की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला नंबर एक प्रश्न है, क्या कह रहा है इसको आप लोग देखिए। कह रहा है प्रश्न, क्या कह रहा है कि आर्थिक विकास, आर्थिक क्रिया के आधार पर अर्थव्यवस्था को कितने भागों में बांटा गया है? आप लोगों को हम बताए हैं बाबू, क्लास कराए हैं तो हम आप लोगों को बताए हैं कि आर्थिक क्रिया के आधार पर अर्थव्यवस्था को कितने भागों में बांटा गया है। तो आप लोगों को पता होगा कि आर्थिक क्रिया के आधार पर अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांटा गया है, हम आप लोगों को बता दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ने का प्रयास करेंगे। निम्न में प्राथमिक क्षेत्र में कौन आते हैं? बता दीजिए बाबू कि प्राथमिक क्षेत्र के उदाहरण आप लोगों को बताए थे, प्राथमिक क्षेत्र के बारे में बताए थे, द्वितीयक क्षेत्र के बारे में बताए थे, तृतीयक क्षेत्र के बारे में बताए थे। तो आप लोग इनमें से बता दीजिए कि इनमें से प्राथमिक क्षेत्र में कौन आते हैं, कौन प्राथमिक क्षेत्र में आएंगे। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि सर जी आप बताए थे पशुपालन प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं, पशुपालन जो है प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। बिल्कुल मेरे प्यारे दोस्त। प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है कि निम्न में द्वितीयक क्षेत्र में कौन आते हैं? बता दीजिए, फटाफट से कमेंट करके बताइए कि निम्न में द्वितीयक क्षेत्र में कौन आते हैं। तो द्वितीयक क्षेत्र की बात करें तो गैस एवं बिजली, गैस और जो बिजली है ये द्वितीयक क्षेत्र में आते हैं। आप लोग याद रखेंगे किस क्षेत्र में आते हैं? द्वितीयक क्षेत्र में गैस एवं बिजली आते हैं। आप लोगों को हम क्लास में करा चुके हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है। निम्न में तृतीयक क्षेत्र में कौन आते हैं? तीसरका क्षेत्र कह रहा है। कौन क्षेत्र कह रहा है? तीसरका क्षेत्र कह रहा है। तो तीसरका क्षेत्र में कौन आएगा? निम्न में तृतीयक क्षेत्र में कौन आते हैं? तो बाबू बैंक आपका तृतीयक क्षेत्र में आएगा, परिवहन भी आपका तृतीयक क्षेत्र में आएगा, संचार व्यापार भी तृतीयक क्षेत्र में आएगा। यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा। इनमें से कौन हो जाएगा? सभी हो जाएगा। आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। देखिए परिवहन
कितने प्रकार के होते हैं? तो परिवहन 3 प्रकार के होते हैं। स्थल परिवहन, आप लोगों को बताए थे, स्थल परिवहन, ठीक है। दूसरा का नंबर बताए थे जल परिवहन, क्या बताए थे? जल परिवहन। और तीसरा का नंबर में बताए थे आप लोगों को वायु परिवहन, क्या बताए थे? वायु परिवहन, ठीक है। यानी परिवहन 3 प्रकार का होता है, जल परिवहन, स्थल परिवहन और वायु परिवहन, जो कि आप लोगों को बता दिए थे। आप लोग याद रखेंगे, परिवहन का सबसे सस्ता साधन जल परिवहन है और परिवहन का सबसे महंगा साधन वायु परिवहन है। इस चीज को आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं प्रश्न, बेहतर तरीके से याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए बाबू, यहां से हम लोग आगे बढ़ेंगे आसान तरीका से, एकदम आराम आराम से हम लोग आगे बढ़ेंगे, कोई घबराने का टेंशन नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, आराम से पढ़ेंगे, मस्ती में पढ़ेंगे, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए, है कि नहीं। विश्व में 3 प्रकार के अर्थव्यवस्था पाई जाती है। विश्व में, पूरे विश्व में अगर हम बात करें तो कितनी प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं पाई जाती है? आर्थिक व्यवस्था कितनी प्रकार की पाई जाती है? तो 3 प्रकार की आर्थिक व्यवस्थाएं पाई जाती है विश्व में। कौन कौन से? पहला होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो होता है, इस पे किसी निजी व्यक्ति का अधिकार होता है। मान लीजिए कि हम अगर पैसा लगा करके कोई उद्योग धंधा शुरू कर रहे हैं, तो उद्योग धंधा जो मैं शुरू कर रहा हूं, वो उद्योग धंधा मेरा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। मैंने पूंजी लगाया है तो वो स्टार्ट हुआ है, इस पर मेरा निजी अधिकार है। आप लोग वो समझिए ध्यान से। दूसरा नंबर बात करेंगे समाजवादी अर्थव्यवस्था। क्या चीज? समाजवादी अर्थव्यवस्था। मतलब वैसा अर्थव्यवस्था स्टार्ट किया जाए जिसमें सार्वजनिक लोगों का अधिकार हो, मतलब बहुत सारे लोगों का उसमें सार्वजनिक लोगों का अधिकार हो, वो क्या कहलाएंगे? यानी समाजवादी अर्थव्यवस्था कहलाएंगे। इसमें सार्वजनिक यानी एक से अधिक लोगों का इस पर अधिकार होता है, सार्वजनिक लोगों का अधिकार होता है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो एक होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था कहने का मतलब क्या होता है? यानी कि प्राइवेट लिमिटेड के बारे में, प्राइवेट गवर्नमेंट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। इसमें मतलब सरकार भी हो और कोई मतलब प्राइवेट व्यक्ति भी इसमें शामिल हो, समझिए। इसमें सरकार भी शामिल हो और इसमें प्राइवेट व्यक्ति भी शामिल हो, तो क्या कहलाएंगे? प्राइवेट गवर्नमेंट कराएंगे, यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था होगा। कैसा होगा? मिश्रित अर्थव्यवस्था होगा। इन सभी को एक एक बातों को हम लोग डिफिनेशन के साथ में डिफाइन करेंगे और आप लोगों को बेहतर तरीका से समझाने का हम प्रयास करेंगे। एकदम घबराना नहीं है, एकदम आसान से, एकदम अच्छी तरीका से हम लोगों को पढ़ना है, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक एक चीज को ध्यान से समझेंगे। सबसे पहला नंबर अगर हम बात करें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ध्यान दीजिएगा दोस्त। सबसे पहले नंबर हम लोग क्या बात करेंगे बाबू? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। देखिएगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था मतलब कि निजी, समझिए, जहां उत्पादन के साधन का स्वामित्व, देखरेख, मालकीना हक निजी व्यक्ति के पास होता है। मतलब उत्पादन के जो साधन होते हैं, उत्पादन के साधन, इसका स्वामित्व, इसका मालिकीना, यानी उत्पादन के जो साधन हो गए उसका, उस साधन का मालिक, मालिकीना मतलब मालिक, ऐसे लिख देते हैं, आप लोग देख लीजिएगा। मालिक कोई एक निजी व्यक्ति हो, मतलब कोई फैक्ट्री है और उस फैक्ट्री में नए माल का निर्माण हो रहा है और जो नए माल के निर्माण करने में जो तकनीक सब लगा हुआ है, जो मशीन लगा हुआ है, उस मशीन का मालिक अगर कोई एक निजी व्यक्ति है, वही क्या कहलाता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहलाता है।
क्या कहलाता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहलाता है। अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इसका उपयोग निजी लाभ के लिए होता है। मतलब अमेरिका जो है वो अपने देश में जो उत्पादन करता है स्वयं से अपने पूंजी से अपने निजी लाभ के लिए करता है। जापान अपने पूंजी से अपने निजी लाभ के लिए करता है। ठीक है, याद रखेंगे, ध्यान से समझिए। उसके बाद में अगर हम बात करें समाजवादी अर्थव्यवस्था यानी सार्वजनिक, समाजवादी अर्थव्यवस्था यानी क्या? सार्वजनिक। ध्यान से समझेंगे इस चीज को। जहां उत्पादन के साधन का स्वामित्व और संचालन, जहां उत्पादन के साधन का स्वामित्व एवं संचालन, ठीक है, देश के सरकार के पास में होता है। अगर देश के सरकार के पास में होता है, यानी कोई फैक्ट्री है और उस फैक्ट्री में जो उत्पादन के साधन है, जो मशीन है, उस फैक्ट्री में जो उत्पादन के साधन है, उस फैक्ट्री में जो मशीन है, इन सभी का संचालन, इन सभी का देखरेख अगर देश के सरकार के पास में होता है तो उसे हम लोग समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। कैसा अर्थव्यवस्था कहते हैं? समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। चीन में, क्यूबा में समाजवादी अर्थव्यवस्था है। इसका उपयोग समाज कल्याण के लिए किया जाता है। बिल्कुल, समाजवादी अर्थव्यवस्था का उपयोग समाज कल्याण के लिए किया जाता है। आप लोग इस चीज को दिमाग में सेट कर लीजिएगा। समाजवादी अर्थव्यवस्था का प्रयोग यानी उपयोग समाज कल्याण के लिए किया जाता है। आप लोग याद रखेंगे ना दोस्त? चलिए आगे देखेंगे हम लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था। यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी कि प्राइवेट गवर्नमेंट। देखिए, ये जो मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है, ये दोनों अर्थव्यवस्थाएं का सम्मिलित रूप है। इसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी आती है और समाजवादी अर्थव्यवस्था भी आती है। मिश्रित मतलब दोनों का मिला हुआ, मिश्रित मतलब दोनों का मिला हुआ। इसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी आती है और इसमें समाजवादी अर्थव्यवस्था भी आती है। आप लोग समझिए इसको ध्यान से, यानी कि इसमें कोई प्राइवेट व्यक्ति भी रहता है और सरकार की भी हाथ रहती है। आप लोग समझिए, यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था पूंजीवादी तथा समाजवादी अर्थव्यवस्था का मिश्रण है। इसमें उत्पादन के साधनों का स्वामित्व यानी देखरेख सरकार तथा निजी व्यक्ति के पास में होता है। देख लीजिए, इसमें यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था में जो उत्पादन के साधन हैं, उस उत्पादन के साधन का स्वामित्व, देखरेख, मालिक सरकार भी होती है और निजी व्यक्ति भी होता है। यानी समाजवादी अर्थव्यवस्था और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ठीक है, दोनों के पास में होता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। और यहां से एक वेरी इंपॉर्टेंट आप लोगों को ऑब्जेक्टिव बन रहा है। यहां से आप लोगों को एक वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बन रहा है। आप लोग ध्यान देंगे, ऑब्जेक्टिव क्या है? भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्थाएं पाई जाती है। भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था पाई जाती है? तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है। आप लोग इसको दिमाग में सेट कर लीजिएगा। ये प्रश्न लगभग बहुत बार पूछा जा चुका है मैट्रिक की परीक्षा में कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सी अर्थव्यवस्थाएं पाई जाती है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी अर्थव्यवस्था पाई जाती है? समाजवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग क्या कहेंगे? भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्थाएं पाई जाती है। ठीक है, यानी अगर हम एयरपोर्ट के बात करें, एयरपोर्ट के बारे में बात करें, तो एयरपोर्ट जो होता है यानी कि सरकार के द्वारा उसका निर्माण किया जाता है। एयरपोर्ट का सरकार के द्वारा निर्माण किया जाता है और निर्माण करने के बाद में उसका देखरेख और उसका संचालन यानी चलाने का कार्य ये किसी प्राइवेट व्यक्ति के हाथ में सौंप दिया जाता है।
यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सरकार के द्वारा निर्माण हो रहा है और प्राइवेट व्यक्ति कोई चला रहा है। तो आप लोग समझ लीजिए कि यहाँ पे मिश्रित अर्थव्यवस्था है, दोनों है ना, प्राइवेट व्यक्ति और सरकारी व्यक्ति, यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है, भारत में ज्यादातर मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है, ठीक है ना, है कि नहीं। आप लोग इस चीज को बाबू ध्यान से याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे दोस्त, कितना देखिए यहां पे आप लोगों को काफी ज्यादा थोड़ा ध्यान लगाना होगा, इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एकदम बेहतर तरीका से आप लोग दिमाग लगाइए। पढ़ रहे हैं ना, पढ़ाई कर रहे हैं ना, तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, इस चीज को आप लोग समझ लीजिए। यानी कि अर्थव्यवस्था के विकास की स्थिति, यानी कि जो अर्थव्यवस्था के विकास की अगर स्थिति के बारे में हम बात करें तो अर्थव्यवस्था के विकास की स्थिति दो होती है। सबसे पहला नंबर होता है आर्थिक विकास और दूसरा होता है मौद्रिक विकास। आर्थिक विकास यानी कि कोई बच्चा है और उनका पारिवारिक स्थिति, घर परिवार की स्थिति अगर ठीक ठाक है, अच्छा है, सब चीज, मतलब सब चीज क्या कहें, मतलब उनको समय से अच्छे भोजन मिल जा रहे हैं, समय से अच्छे कपड़े मिल जा रहे हैं, पढ़ाई करने के लिए बुक कॉपी किताब सब मिल जाते हैं, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होता है, तो हम लोग क्या समझेंगे, हम लोग समझेंगे कि उसका आर्थिक विकसित है, आर्थिक विकसित है। और मौद्रिक विकास यानी मौद्रिक मतलब मुद्रा, मुद्रा मतलब पैसा, पैसा का विकास। पैसा का विकास कैसे हुआ इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले पुराने समय में राजा महाराजा रहा करते थे, तो उन्होंने जब मुद्रा का संचलन किया, तब सिक्का का संचलन किया, तो उस पर पहले अपना फोटो छपवाते थे। उसके बाद में कुछ समय बाद में भारत सरकार के द्वारा कुछ रुपए आने लगे, उसके बाद में यानी कि कागज का नोट आने लगे, उसके बाद में एटीएम हो गया, उसके बाद में यूपीआई हो गया, उसके बाद में चेक हो गया। आप लोग देख सकते हैं मुद्रा का विकास कैसे कैसे हो रहा है, मुद्रा का पैसे का विकास कैसे कैसे हो रहा है, इस चीज को आप लोग समझिए और आगे जब बताएंगे तो भी आप लोगों को समझ में आ जाएगा। सबसे पहले नंबर बात, आर्थिक विकास क्या है, हम लोग क्या बात करेंगे, आर्थिक विकास क्या है। यानी कि आर्थिक विकास की परिभाषा को लेकर अर्थशास्त्रियों में काफी ज्यादा मतभेद है। मतलब कि अर्थशास्त्र के अगर परिभाषा के बारे में, आर्थिक विकास के अगर परिभाषा के बारे में हम बात करें तो आर्थिक विकास के परिभाषा के लेकर मतलब कि अर्थशास्त्रियों में काफी ज्यादा मतभेद है। सब लोगों का मत एक जगह नहीं बैठ रहा है आर्थिक विकास के परिभाषा को लेकर, लेकिन फिर भी हम लोग इसकी कुछ परिभाषा जान लेते हैं अपने अनुसार से, फिर भी हम लोग इसका क्या कर लेते हैं, परिभाषा को हम लोग क्या करेंगे बाबू, जान लेंगे, ठीक है। तो देखिए कुछ मतलब अर्थशास्त्री हैं, उन अर्थशास्त्रियों के अनुसार आर्थिक विकास की परिभाषा हम लोग जानेंगे। क्या चीज की परिभाषा जानेंगे बाबू, आर्थिक विकास की परिभाषा हम लोग जानेंगे। आर्थिक विकास, आर्थिक विकास की हम लोग परिभाषा जानेंगे कुछ अर्थशास्त्रियों के अनुसार। देखिए आर्थिक विकास, आर्थिक विकास श्रम शक्ति मतलब श्रम शक्ति, वृद्धि दर तथा जनसंख्या में वृद्धि की दर के बीच का संबंध है। ये जो आर्थिक विकास का परिभाषा रोस्टॉव जो दिए थे, इन्होंने कहा था कि आर्थिक विकास जो है श्रम शक्ति में वृद्धि, श्रम में शक्ति में वृद्धि की दर और तथा जनसंख्या में वृद्धि के दर का संबंध आर्थिक विकास है। इस बात को इन्होंने बताया था। उसके बाद में प्रोमेयर एवं बाल्डविन जो थे, इन्होंने आर्थिक विकास का परिभाषा किस प्रकार से बताया,
इन्होंने कहा कि आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है, आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा दीर्घकालीन में किसी अर्थव्यवस्था की वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। दीर्घकालीन मतलब लंबे समय, दीर्घकालीन मतलब लंबे समय, है कि नहीं। इन्होंने कहा, क्या कहा बाबू, फिर से समझिए कि आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है, आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा दीर्घकालीन यानी लंबे समय में किसी अर्थव्यवस्था की वास्तविक, किसी अर्थव्यवस्था की, कोई भी अर्थव्यवस्था है, कोई भी फैक्ट्री है, उसका वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। बिल्कुल, यानी कि देश के इनकम में वृद्धि होती है। देश के इनकम में क्या होती है, राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है, यानी कि देश के इनकम में वृद्धि होती है। अगर हम भारत में रहकर अगर हम बिजनेस करते हैं, अगर हम भारत में रहकर के बिजनेस करते हैं तो श्योरली बात है कि भारत देश के आय में भी वृद्धि होगा, इनकम होगा, भारत देश को भी इनकम होगा, यानी राष्ट्र को भी इनकम होगा। इस चीज को ये बताए हैं कौन, प्रोमेयर एवं वर्ल्डविन के अनुसार, यानी कि आर्थिक विकास का परिभाषा कुछ इस प्रकार से दिया गया है। ठीक है, उसके बाद में अगर हम बात करें, क्या बात करेंगे, आर्थिक विकास तथा आर्थिक वृद्धि में अंतर। देखिए यहां पे हम लोगों को क्या समझना है, यहां पे हम लोगों को समझना है आर्थिक विकास। बाबू ध्यान से समझिएगा, आर्थिक विकास तथा आर्थिक वृद्धि में अंतर, यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ में अंतर हम लोगों को बताना है। आर्थिक विकास और क्या चीज, आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में अंतर हम लोगों को बताना है। ठीक है, देखिए यानी कि आर्थिक विकास तथा आर्थिक वृद्धि में कोई अंतर नहीं माना जाता है। अगर आर्थिक विकास में और आर्थिक वृद्धि में कोई अंतर नहीं माना जाता है, दोनों शब्दों को एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। ये जो दोनों ही शब्द है, इन दोनों शब्दों को एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, लेकिन अर्थशास्त्रियों के द्वारा इन दोनों के बीच में अंतर किए जाने लगा। देखिए बाबू, अगर हम इकोनॉमिकल यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में बात करें या इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में बात करें, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ में किसी भी प्रकार का अंतर नहीं जाना जाता था, किसी भी प्रकार का अंतर नहीं माना जाता था। लेकिन कुछ अर्थशास्त्रियों ने दोनों के बीच में अंतर देने लगे, दोनों के बीच में अंतर बताने लगे। मतलब कि इनके बीच में कुछ अर्थशास्त्रियों ने क्या क्या अंतर बताया, उसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। कैसे बातचीत करेंगे, चलिए देखते हैं कौन से अर्थशास्त्रियों ने इकोनॉमिकल डेवलपमेंट और इकोनॉमिकल ग्रोथ के बारे में क्या क्या अंतर बताया, सबके बारे में हम लोग समझेंगे। सबसे पहले नंबर बात अगर हम कर लेते हैं, श्रीमती उसैला हिस्क, जो कि एक महिला अर्थशास्त्री हैं। श्रीमती उसैला हिस्क एक मतलब कि अर्थशास्त्री हैं जो कि महिला हैं। इन्होंने यानी ग्रोथ यानी वृद्धि शब्द का प्रयोग आर्थिक दृष्टि से विकसित देश के संबंध में किया है। अगर कोई देश आर्थिक दृष्टि से डेवलप है, विकसित है, मतलब आर्थिक रूप से अगर कोई देश विकसित है तो उसको हम लोग ग्रोथ कहेंगे। ये हम नहीं कह रहे हैं, श्रीमती उसैला हिस्क मतलब कह रही है कि अगर कोई देश आर्थिक रूप से ग्रोथ है,
तो अगर आर्थिक रूप से क्या है, विकसित है, आर्थिक रूप से क्या है, विकसित है कि नहीं, तो उसको हम लोग वृद्धि कहेंगे। क्या कहेंगे, है ना, विकसित देश के संबंध में किया। जबकि अगर हम विकास शब्द के बारे में प्रयोग करें तो विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के संदर्भ में किया जा सकता है। मतलब कि वहां का जो अर्थव्यवस्थाएं अगर डेवलपमेंट है, विकासशील है, ठीक ठाक वहां का अर्थव्यवस्था है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, विकास कहेंगे। उसको हम लोग क्या कहेंगे, विकास कहेंगे। अगर हमारे पास सब कुछ है, हम अच्छे हैं, यानी हम विकसित हैं, विकास हैं, ऐसे यानी श्रीमती उसैला हिस्क ने इनका यानी वृद्धि और विकास का परिभाषा दिया। देखिए डॉक्टर ब्राइट सिंह ने भी कुछ लिखा है इसके बारे में। ग्रोथ शब्द का प्रयोग विकसित देशों के लिए किया है। यानी कि ग्रोथ शब्द का उपयोग जैसे उसैला हिस्क विकसित देश के लिए किया है, उसी प्रकार डॉक्टर ब्राइट सिंह जो एक अर्थशास्त्री हैं, इन्होंने विकसित देश के लिए किया है। दोनों सेम किए हैं, आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद में अगर हम आगे देखने का प्रयास करेंगे बाबू, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान देंगे। यानी सतत विकास क्या है, क्या चीज, सतत विकास क्या है, सतत विकास, सतत विकास क्या है, यानी कि ऐसा विकास जो जारी रह सके, टिकाऊ बना रहे, सतत विकास कहलाता है। मुखिया जी रोड बनवा देंगे, सतत विकास नहीं करेंगे। यानी मुखिया जी रोड बनवाए या 2 साल के बाद में टूट गया, यानी वो सतत विकास नहीं है, उसको हम लोग सतत विकास नहीं कहते हैं। ऐसा विकास जो जारी रह सके, मतलब लंबी समय तक रोड टिक सके, जारी रह सके, लंबी समय तक रोड टिक सके, टिकाऊ बना रहे, सतत विकास कहलाता है। कैसा विकास कहलाता है, सतत विकास कहलाता है। सतत विकास में न केवल वर्तमान पीढ़ी बल्कि भावी पीढ़ी को भी ध्यान में रखा जाता है। भावी पीढ़ी यहां पे आया है, भावी पीढ़ी, भावी पीढ़ी मतलब होता है अगली पीढ़ी। भावी पीढ़ी मतलब क्या होता है, अगली पीढ़ी। यानी सतत विकास में न केवल वर्तमान के पीढ़ी को ध्यान में रखा जाता है बल्कि भावी पीढ़ी को भी ध्यान में रखा जाता है। सतत विकास में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना बाबू। वैसा विकास यानी कि ऐसे विकास जो जारी रह सके, मतलब कि टिकाऊ बना रहे, सतत विकास कहलाता है। मतलब लंबा समय तक चले, जल्दी खराब ना हो, वो सतत विकास कहलाता है। सतत विकास में सिर्फ और सिर्फ हम लोग वर्तमान पीढ़ी को ही ध्यान में नहीं रखते हैं। सतत विकास में हम लोग वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ भावी पीढ़ी को भी ध्यान में रखा जाता है। भावी पीढ़ी मतलब अगली पीढ़ी को भी ध्यान में रखा जाता है, ताकि इस विकास उतना टिकाऊ रहे कि भावी पीढ़ी भी इस विकास का लाभ उठा सके। ठीक है बाबू, चलिए आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। ध्यान दीजिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। योजना आयोग क्या है? भारत में आने वाले 5 वर्षों के लिए, भारत में आने वाले 5 वर्षों के लिए यानी कि आर्थिक विकास की योजना बनाने वाले आयोग को योजना आयोग कहते हैं। कि मतलब कि भारत में चुनाव के बाद एक आयोग होती है जिसको हम लोग योजना आयोग कहते हैं। वही योजना आयोग भारत में अगले 5 साल तक क्या क्या विकास होता है उसका योजना बनाती है, उसी को हम लोग योजना आयोग कहते हैं। और योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। प्रधानमंत्री योजना आयोग के मालिक होते हैं, प्रधानमंत्री योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं। अगर हम बात करें कि योजना आयोग जो है, इनका एक और नाम है, इसका नाम है नीति आयोग। योजना आयोग का नाम बदल करके अभी नीति आयोग कर दिया गया है। योजना आयोग का नाम बदलकर अभी क्या कर दिया गया है? नीति आयोग।
भारत में योजना आयोग का गठन या नीति आयोग का गठन, ऐसे भी बोल सकते हैं, नीति आयोग। भारत में नीति आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को किया गया। भारत में योजना आयोग के गठन के बारे में अगर हम बात करें तो भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था बाबू? 15 मार्च 1950 ईस्वी में किया गया था। इसके पदेन अध्यक्ष देश के प्रधानमंत्री होते हैं। आप लोगों को बता दिए है ना, योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? योजना आयोग के अध्यक्ष देश के प्रधानमंत्री होते हैं। आप लोग सेट कर लीजिएगा माइंड में, ठीक है। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। इतना जो क्लास आप लोगों को कराया गया है, क्लास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग नोट्स बना लीजिएगा कॉपी में, ठीक है। एक भी प्रश्न छूटना नहीं चाहिए। आप लोग वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा। किसी भी प्रकार का दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। उम्मीद करेंगे कि आपका हर एक प्रॉब्लम को जल्द से जल्द सॉल्यूशन दिया जाए। मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार, जय हिंद।